हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम केमिस्ट्री में अगला एंजाइम देखेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। बेसिकली पेप्टाइडेज जो वर्ड है वो उन एंजाइम्स के लिए यूज़ किया जाता है जो एंजाइम के लाइसिस में काम आते हैं। मतलब एंजाइम की को उसकी यूनिट मॉइटी अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं। पेप्टाइडेज दो तरह के हैं, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज वो हैं जो टर्मिनल से 1 बाई 1 किसी सिरे से, चाहे वो एन सिरा हो या सी सिरा हो। एन और सी से क्या मतलब है? एन और सी से मतलब है कि अगर जो अमीन ग्रुप है टर्मिनल पे और एक तरफ टर्मिनल पे क्या होगा, कीटो ग्रुप होगा, कार्बोक्सी ग्रुप होगा, तो अमीनो एसिड जो है वो एक्चुअल में मोइटी क्या है, इस पे कोई और यहाँ NH2 है। तो ये एक्चुअल में इस पर डिपेंड करता है। अब आपकी चेन अगर इस तरफ बढ़ रही है तो नेक्स्ट का जो NH2 है उसमें से क्या होगा, -H2O, देन आगे N। तो ये वाला सिरा क्या कहलाएगा, N, और इस तरफ जो भी एंड आएगा वो क्या कहलाएगा, C। तो वो C टर्मिनल है, N टर्मिनल है। तो किसी भी टर्मिनल से, चाहे यहाँ से या यहाँ से, टर्मिनल से अगर ब्रेकिंग होती है चेन की तो वो कहलाते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है वो एक एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज कौन से हैं? जो चेन को बीच में से कहीं से भी ब्रेक कर सके, दैट इज एंडोपेप्टाइडेज। और वो एंडोपेप्टाइडेज आर वेरी स्पेसिफिक इस मैनर में कि कौन कौन से दो ग्रुप्स अगर होंगे तो कौन सा एंडोपेप्टाइडेज काम आएगा। यहाँ पे भी जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है, अगर इसमें कोई लिमिटिंग अमीनो एसिड नहीं हो तो ये तो पूरे प्रोटीन सिस्टम को क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। तो इसमें भी क्या है, लिमिटिंग है। किस तरह से है, उसकी कैविटी कैसी है, इस एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, एक्टिव साइट पे कौन से हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। तो अभी देखिए आप, सी टर्मिनल से ये ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को 1 बाई 1 ब्रेक करता है, एंड देन आपकी चेन कंज्यूम होती जाएगी। अब एक्चुअल में ये मेटलो एंजाइम है। मेटलो एंजाइम मीन्स ऐसा एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट पे मेटल प्रेजेंट हो, अर्थात उस मेटल की एब्सेंस में ये एंजाइम एज ए एपो एंजाइम रोल करेगा। ये होलो एंजाइम कब बनेगा, जब उसका परमानेंट जो मेटल है, ग्रुप है, वो वहाँ प्रेजेंट हो। तो इस एंजाइम में जो एक्टिव मेटल प्रेजेंट है वो है जिंक। तो जिंक मेटल आयन जो है उसकी एक्टिव साइट पर प्रेजेंट है, तो ये जिंक के साथ एसोसिएट। और ये जिंक जो है वो इसकी ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है, वो 72 पोजीशन पे। हिस्टिडीन रेसिड्यू है 196 पे, 196 पे, और हिस्टिडीन एक रेसिड्यू है वो 69 पे। तो दो हिस्टिडीन रेसिड्यू और एक ग्लूटामेट रेसिड्यू के साथ ये जिंक बाइंडेड है। और जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल सिस्टम बनाता है। अगर जिंक की हम बात करें तो जिंक का जो सिस्टम होगा दैट इज टेट्राहेड्रल होगा। तो वो एक तरफ 72, 69 और 196, ये 3 लोकेशंस हैं उस कैविटी में। उन लोकेशंस पे जिंक बाइंडेड है, जहाँ पे 72 पे ग्लूटामेट है और दोनों पे हिस्टिडीन है। और जो फ्री बाइंडिंग है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम जिंक की, वहाँ जब तक कोई सबस्ट्रेट नहीं आता तब तक वहाँ क्या बाइंड रहता है, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, जो एक्टिव साइट है उस पर दो इम्पोर्टेंट रेसिड्यू है, अमीनो एसिड रेसिड्यू है। एक है ऑर्जिनिन और दूसरा है टायरोसिन। तो ये ऑर्जिनिन और टायरोसिन जो है ये दो आपको वहाँ मिलेंगे एक्टिव साइट पर। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एंजाइम की जो कैविटी है, उस कैविटी में जब ये प्रोटीन चेन जाके फिट होगी, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके अलावा एक R, हर अमीनो एसिड में एक रेसिड्यू है, वहाँ
जैसे फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, या आपकी एल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं, या वहाँ एसिडिक ग्रुप्स हो सकते हैं। उसके हिसाब से अलग अलग अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है, तो उनका जो रेजिड्यू है वो इस कैविटी में एक्टिव साइट की पॉकेट है उसमें फिट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पॉकेट है ये कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक है, तो जो भी अमीनो एसिड आए उसके साथ जो साइड चेन है वो साइड चेन बाय नेचर क्या होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होनी चाहिए। अगर वो हाइड्रोफोबिक नहीं है तो वो फिट नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आर्जिनिन और लाइसिन दोनों के टर्मिनल पे जो है वहाँ आपको अमीन ग्रुप मिलेंगे। और इस जो सिस्टम है जहाँ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करता है, एसिडिक मीडिया है हल्का सा, तो ये क्या होंगे, इनका एसिडिफिकेशन हो जाएगा और इन पे एक चार्ज आएगा प्लस, और उसकी वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज इस होने की वजह से ये उस पॉकेट में फिट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि पॉकेट हाइड्रोफोबिक है और ये चार्ज बॉडी है, तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो बेसिकली एक्टिव साइट अगर हम देखें, पहले एक बार एक्टिव साइट पे स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर में मैंने जिंक के लिए आपको बताया कि जिंक जो है आपका 3 आर्जिनिन 127 हिस्टिडीन 69, ग्लूटामिक 72 और ये हिस्टिडीन 196, इन 3 के साथ ये जिंक बाइंडेड है। और चौथी जो इसकी बाइंडिंग है वो किसके साथ है, वाटर के साथ है। और ये वाटर के साथ बाइंडिंग कब तक है, जब तक कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये जो मोइटी है ये आपका ये सबस्ट्रेट है, ये देखिए सी टर्मिनल है, उसके साथ ये बाइंडेड है और ये हमारा टर्मिनल अमीनो ग्रुप है। और ये जो टर्मिनल अमीनो ग्रुप है, इस टर्मिनल अमीनो ग्रुप में यहाँ पे जो है फिनाइल एलेनिन जो दिखाई दे रही है आपको साइड चेन, तो ये फिनाइल एलेनिन जो है ये यहाँ पे टर्मिनल जो ग्रुप है उसका साइड चेन है। अब अगले जो अमीनो एसिड्स हैं, इस अमीनो एसिड के बाद अगले अमीनो एसिड, उसको इसने इस तरीके से दिखाया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो पॉकेट है ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज बॉडी आती है, साइड चेन चार्ज आती है, तो वो फिट नहीं हो पाएगी। अब ये काम कैसे करता है, तो एक्टिव साइट पे जिंक को बांधे रखने के लिए तो 1 2 3 ये रेस्पॉन्सिबल है, और इसके अलावा एक्टिव साइट पे 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, एक तो एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, और एक आर्जिनिन है। ग्लूटामेट यहाँ पे एक बेस कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, और आर्जिनिन इस बॉन्ड को स्टेबलाइज कर रहा है, इसको रोकने का काम कर रहा है, इस चेन को रोकने का काम कर रहा है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम डिटेल से देखेंगे, उससे पहले थोड़ी बहुत बात और कर लें। होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि जो जिंक है 2+, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, उसको क्या करता है, पोलराइज करता है। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको पोलराइज करता है और उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ससेप्टेबल बनाता है, इजीली उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए। और ये जो ऑर्जिनिन है, ये 127 पे जो ऑर्जिनिन है, ये क्या काम कर रहा है, ऑल्सो इंक्रीजेज द कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड स्टेबलाइजेज द डेवलपिंग नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आप देखें, ये देखें, ये भी इसके साथ बाइंड कर रहा है, तो और ये जिंक भी इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। तो 2 ऐसी मॉइटी जिन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फुली पॉजिटिव चार्ज है, वो जब इस ऑक्सीजन को के साथ अटैच होंगी, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये कहाँ होंगे, ये इन दोनों की तरफ डाइवर्ट होंगे। तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली कहाँ मूव करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। तो यह कार्बन पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर पाएगा। तो ये देखें आप, ये भी क्या काम कर रहा है, इस कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ससेप्टेबल बना रहा है। जिंक भी क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक को ससेप्टेबल
बना रहा है कार्बोनिल ग्रुप पे, CO ग्रुप पर। देन आप देखें जिंक ऑलरेडी उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंडेड है, ये हमने पहले ही बात कर ली। अगर जब तक इसमें सबस्ट्रेट नहीं आता उससे पहले भी वहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल जिंक के साथ बाइंडेड है। अब यही वो वाटर मॉलिक्यूल है जो आपकी जो चेन है, कार्बोनिल जो ग्रुप है प्रोटीन चेन का, उस पर अटैक करेगा यही वाटर मॉलिक्यूल। चूंकि ये जिंक के साथ अटैच्ड है तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी भी है और जिंक उसको मोटिवेट कर रहा है। सेकंड थिंग आप देखें ग्लूटामेट 270, ये क्या काम कर रहा है, ये बेस कैटलिस्ट, जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट हमने देखा था, ये एज ए बेस कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब काम यहाँ हो रहा है। अब देखो आप इसको कि ये वाटर मॉलिक्यूल है जो जिंक के साथ बाइंड था। ये जिंक देखिए इस पूरी पॉकेट में जो जिंक क्या काम कर रहा है, इस ऑक्सीजन की लॉन पेयर्स को विड्रॉ कर रहा है, यहाँ आर्जिनिन भी लॉन पेयर्स को विड्रॉ कर रहा है। और होगा क्या, एट ए टाइम ये जो ग्लूटामेट है ये इससे H को खींच लेगा इस वाटर मॉलिक्यूल से। जैसे ही यहाँ से H विड्रॉ होगा ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। ओके, जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे मूव हो जाएंगे। जैसे ये मूव होंगे आप ये देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो CNH जो बॉन्ड है ये यहाँ पे ये क्लीव होगा, इस H को ये एब्जॉर्ब करेगा, ये वापस जाएगा। तो शुरुआत यहाँ से हुई कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस दिए, वाटर वहाँ से गायब हो गया। तो जिंक अभी टेट्राहेड्रल मोइटी है, जिंक का ये लिगेंड है और इसके पास जो लॉन पेयर है, जब ये वापस जाएंगे तो किसी न किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो COH का CO बॉन्ड नहीं टूटेगा कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखें यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। एक सेकेंड, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, इस बॉन्ड को मैं तोड़ देता हूँ। अब आप देखें ये साइड ये पूरी प्रोटीन चेन है, जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये पूरा एक अमीनो एसिड है वो अलग हो जाएगा। ये जैसे ही अमीनो एसिड अलग होता है तो आपके पास फिर क्या है, पूरी चेन है और उसके टर्मिनल पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो C टर्मिनल फिर से आ गया। अब ये C टर्मिनल है का जो ये पूरी मॉइटी है, ये कार्बोक्सिलेट जो आयन है, ये देखिए यहाँ भी कार्बोक्सिलेट है, ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा। ये टायरोसिन ऑर्जिनिन के साथ बाइंडिंग करेगा। देखो ऑर्जिनिन 145 और टायरोसिन में क्या कर रहे हैं, जो लास्ट C टर्मिनल है उस C टर्मिनल को फिक्स करने का काम कर रहे हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ड्यू टू दीज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये क्या हो गया वहाँ पॉकेट में। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस जो C टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड है उसका जो साइड चेन है वो क्या होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए। तो हाइड्रोफोबिक जब तक मिलती रहेगी या नेगेटिवली चार्ज मिलती रहेगी तब तक काम होता रहेगा। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो वो लाइसिन में मिलेगा और आर्जिनिन में मिलेगा। जैसे ही लाइसिन या आर्जिनिन अमीनो एसिड इस C टर्मिनल पे आ जाते हैं वैसे ही इस एंजाइम का अपना फंक्शनिंग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखें आप, ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ ये यहाँ से H को विड्रॉ करेगा तो यहाँ NH2 बनेगा और यहाँ पे वापस आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूटामेट मिल जाएगा। अब सेकंड जब स्टेप है जहाँ यहाँ ग्लूटामेट जो था उसका रोल क्या था, बेस कैटलिस्ट का, और यहाँ जो ग्लूटामेट का रोल है वो क्या है, ग्लूटामेट का रोल देखें आप, यहाँ ग्लूटामेट का रोल है एसिड कैटलिस्ट का। यहाँ ग्लूटामेट एज ए एसिड जनरल एसिड कैटलिस्ट काम कर रहा है, ये अपना H डोनेट करेगा और नेक्स्ट स्टेप को जो है फैसिलिटेट करेगा। देखें अब यह आपका पूरा प्रोटीन चेन और टर्मिनल पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे, जब ये निकलेगा तो ये मोइटी भी अपने साथ ले जाएगा। तो ये तो हो जाएगी फ्री आपके इस प्रोटीन चेन से, और ये प्रोटीन चेन अब शिफ्ट होगी इस कैविटी में, इस जगह। तो आप एक चीज़ देखें
कि जैसा जिंक था, जो पोजीशन थी एज इट इज़ वैसी की वैसी पोजीशन वापस आ गई है ग्लूटामेट की और ऑर्जिनिन की। अब जब नई मॉइटी आएगी तो ये फिर से अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ से इसका रिमूवल क्यों होता है? इसका रिमूवल होता है अनफेवरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण। और ये नेगेटिवली चार्ज जो ग्लूटामेट है वो फैसिलिटेट करता है इस प्रोडक्ट के रिलीज को, ये इसको रिपेल करता है और ये चैन बाहर निकल जाती है। ठीक है, देन ये जो बना है वो अटैक होता है इस साइड के लिए, तो ये उस साइड पे जाएगा और इसको रिमूव कर देगा। सो इन ओवरऑल रिएक्शन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सी टर्मिनल की तरफ से जो लास्ट अमीनो एसिड है, सी टर्मिनल की तरफ से जो लास्ट अमीनो एसिड है वो ब्रेक हो गया, वो अलग हो गया, दोबारा आपको सी टर्मिनल मिला। और ये काम कब तक चलता जाएगा? जब तक अमीनो एसिड की साइड चेन एक्टिव साइट पे प्रेजेंट उस कैविटी के साथ किसी तरह का मिसमैच नहीं करती। मतलब जब तक उसको हाइड्रोफोबिक साइड चेन मिलती रहेगी तब तक ये एक्सोपेप्टाइडेज 1 बाय 1 सी टर्मिनल से अमीनो एसिड को रिमूव करता रहेगा। ओके, तो यहाँ वाटर का क्या रोल है? जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। OH कार्बोक्सिलेट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 आपस में बाइंड होते हैं, NHCO बाइंडिंग होती है, NHCO बाइंडिंग होती है। तो ये जो NH और CO बाइंडिंग होती है तो यहाँ से OH और इसकी तरफ से H, एक H2O रिमूव होता है। इसको अगर वापस ब्रेक करना है तो इन दोनों को अपना OH और H देना होगा। वही काम हमने करवाया, एक तरह से हाइड्रोलिसिस हुआ है। ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हुआ है। और आप अगर देखें तो ये बॉन्ड जो है एस्टर बॉन्ड जैसा ही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे CO कार्बोनिल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम NH भी हो सकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O देन सम चेन भी हो सकती है। तो कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज A है, स्पेसिफिक एस्टर्स का भी क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वेरी फास्ट। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन है इसकी। साथ में आप देखें कि जो सी टर्मिनल है आपका वो उससे अमीनो एसिड की लेंथ कम होती जाएगी। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक प्रोटीन चेन कम, एक अमीनो एसिड रिड्यूस्ड बाय 1 अमीनो एसिड, आपको एक प्रोटीन चेन मिलेगी और एक अमीनो एसिड फ्री अमीनो एसिड मिलेगा। एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स वुड बी मोर रेडिली क्लीव्ड बाय कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज। तो आपको N2C लिखी जाती है। जब आपको अगर कोई सीक्वेंस नहीं पता हो तो लिखा कैसे जाता है? N2C लिखा जाता है। तो ये चेन लिखी है आपकी, तो यहाँ है सेरीन, एलेनिन और फिनाइल एलेनिन, और यहाँ सेरीन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। तो आप एक चीज़ देखें कि इसमें न तो ऑर्जिनिन है और न लाइसिन है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो साइड चेन है वो किस में जा रही है? वो एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट में जा रही है। तो प्योरली हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस कौन सा है? ये फिनाइल एलेनिन, जिसका एग्जांपल हमने सॉल्व किया। और जो एस्पार्टिक एसिड है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो भी बाय नेचर क्या है? हाइड्रोफिलिक है, बट वो वहाँ क्लीव हो जाती है क्योंकि उस पर इम्पैक्ट जो है उस हाइड्रोफोबिक कैविटी का कम आता है। तो आप एक चीज़ देखें कि ये जो एस्पार्टिक है ये इसके कंपैरिजन में स्लो डिसोशिएट होगा, उसका हाइड्रोलिसिस स्लो होगा। तो कौन सा तेजी से होगा? ये होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसके टर्मिनल पे जो है जो अमीनो एसिड है वो कंप्लीट, उसकी साइड चेन कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक है, जो कि उस एंजाइम की एक्टिव साइट की कैविटी में फिटिंग के लिए इस प्रोटीन चेन को मोटिवेट करेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज A। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए एंजाइम के साथ। ओके, थैंक यू।